नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है और मंत्री पद की शपथ भी विधायकों ने ले ली है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी इन मंत्रियों को उनका विभाग नहीं मिला है। विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। विभागों के बंटवारे को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन जारी है और यह माना जा रहा है कि आज या कल में यानी सोमवार या मंगलवार तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। और इसके साथ ही नए मंत्री नवरात्रि में मंत्रालय का कामकाज भी संभाल सकते हैं। नवरात्रि दरअसल 2 अप्रैल से शुरू हो रही है और 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शपथ ली थी। 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए थे और उसके 15 दिन बाद जब यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो यह माना जा रहा था कि शायद इसी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही तुरंत इन मंत्रियों को उनके विभाग भी सौंपे जा सकते हैं और विभागों का फैसला हो सकता है। लेकिन अब 3 दिन शपथ के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब विभागों का बंटवारा नहीं हुआ तो सियासी गलियारों में तमाम सारी चर्चाएं हैं। योगी सरकार 2.0 में 2 उप मुख्यमंत्री सहित 18 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री के साथ ही 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और जानकारों का मानना है कि गृह, वित्त, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, जल शक्ति, चिकित्सा और स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिक विकास और शिक्षा जैसे बड़े महकमों को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महत्वपूर्ण विभाग चाहते हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनता के बीच सरकार की छवि, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन, जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए मंत्रियों को उनकी क्षमता के ध्यान में रखकर विभाग का बंटवारा किए जाने के पक्षधर में है। तो दूसरी तरफ वहीं समाजवादी पार्टी भी बेहद सक्रियता अब बनाए रखी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से ये फैसला किया है कि अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। पिछले कुछ वर्षों का अगर जिक्र करें, पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को अगर देखें तो ये माना जा रहा था कि दरअसल अब अखिलेश यादव भी केंद्र की सियासत में नज़र डालेंगे और उस पर अपनी पैनी नज़र बनाएंगे। क्योंकि 2017 में सत्ता जाने के बाद कुछ समय तक अखिलेश यादव विधान परिषद के सदस्य रहे और उसके बाद वो लोकसभा के सदस्य हुए। लेकिन पिछले दिनों लोकसभा के सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद ये उन्होंने साफ कर दिया कि वो केंद्र की राजनीति में नहीं, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता बनाएंगे। हालांकि 2007 में भी मुलायम सिंह यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी मायावती के शासनकाल में और 2 साल के बाद हालांकि उन्होंने अपने भाई शिवपाल यादव के जिम्मेदारी सौंप दी थी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय करा देते हैं। पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देशबंधु दीक्षित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देशबंधु जी। और इसके साथ ही निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी के प्रवक्ता हैं, आपका भी निशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी, सबसे पहले रुख आपका ही कर लेते हैं। एक तो 15 दिन बाद
विधायकों को मंत्री पद की शपथ, उसमें भी तमाम सारी सियासी हलकों में चर्चाएं हो रही थी, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा मंत्री। और जब सब तस्वीर सामने आई तो उसमें ऐसे भी नाम हटा दिए गए जिनका लोगों ने सोचा भी नहीं था, और ऐसे नाम जुड़े जिनको भी लोगों ने सोचा नहीं था। अब 3 दिन बीत गए हैं, 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी मंत्रियों को अपने विभाग नहीं मिले हैं। इस पर भी अब सियासी हलकों में तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं कि सभी लोग जो खासतौर पर स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री जो बनाए गए हैं ये मालदार पद चाहते हैं, हालांकि सभी कोई चाहता है। तो ऐसे में क्या समझाया जाए कि क्या वजह हो सकती है जो इतनी देरी योगी सरकार कर रही है, क्योंकि एक्शन तो फटाफट, जैसे उधर मंत्री पद की शपथ ली तुरंत बैठे, तुरंत कैबिनेट की बैठक हुई, फैसले लिए गए, तो इसमें देरी क्यों की जा रही है? पूरा का पूरा देखिए, अगर आप 10 तारीख के बाद से देखिए और जो शपथ ग्रहण हुआ है और कैबिनेट का फॉर्मेशन जो हुआ है उसमें जो लगभग 13 दिन लग गए जो है होने में। तो कहीं ना कहीं देखिए योगी जी और मोदी जी के बीच जो एक रस्साकशी चल रही है, और वो उस टाइम में भी ये साफ दिखाई दे रहा था। और फिर जो जिस तरह से जो है कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ उसमें भी ये दिखाई दिया कि अंत में जो है कि मोदी जी की चली। और तो ये चीज अभी भी जो है ये बहुत सरप्राइजिंग है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो ये इसके लिए जानी जाती है कि त्वरित गति से निर्णय लेती है, वो अभी मंत्रालय आवंटन में इतना समय लग रहा है। क्योंकि देखिए कंटेंडर बहुत से हैं, इन्होंने जो जातिगत समीकरण बनाया है और उस हिसाब से जो हर जाति के बड़े बड़े नेताओं को रखा है, सहयोगी दल के नेता भी हैं, उनको भी ज्यादा कैबिनेट में जगह दी गई है। तो निश्चित रूप से अब हर कोई चाहता है कि एक अच्छा मंत्रालय मिले। लेकिन देखिए योगी जी जो है अपने हिसाब से काम करते हैं और वो कोई भी महत्वपूर्ण विभाग जो है सारे वो अपने पास ही रखते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो अब मोदी जी के आदमियों को क्या मिलेगा, योगी जी के। अब देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने भी देखा होगा, सभी ने देखा, जो एक वीडियो चल रहा था कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जो जिस तरह से जो है केशव देव मौर्य तो बैठ गए उनके बगल में, योगी जी के बगल में, लेकिन दूसरी जो सीट होती है उप मुख्यमंत्री की उसमें ब्रजेश पाठक खड़े रह गए और स्वतंत्र देव सिंह जाके बैठ गए। और जो योगी जी है कंसल्टेशन स्वतंत्र देव सिंह से कर रहे थे, ब्रजेश पाठक एक अपमानित की तरह जो चुपचाप बैठे थे और वो केशव प्रसाद मौर्य से बात कर रहे थे। यहां तक कि योगी जी ने पलट के न ब्रजेश पाठक को देखा न केशव प्रसाद मौर्य को देखा। तो ये साफ इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। योगी जी ने ये स्वीकार तो कर लिया जो कैबिनेट उनको बनाया गया है केंद्र के इशारे पे और केंद्र के निर्देश पे, लेकिन वो अपने हिसाब से, देखिए ये कयास लग रहे थे कि स्वतंत्र देव सिंह जो है वो काफी करीबी हैं योगी जी के और वो चाहते थे कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन केंद्र ने जो है वो साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अब ये लग रहा है कि वर्चुअली डिप्टी सीएम का काम वो करने जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह, क्योंकि हमने ये पहले दिन ही देख लिया जिस दिन वोट टेकिंग हुई थी और जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उस समय स्वतंत्र देव सिंह को ज्यादा तरजीह दी गई योगी जी द्वारा। तो साफ है कि सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और लेकिन चूंकि चलती है वही जो मोदी जी और जो है कि अमित शाह चाहते हैं तो वही है। लेकिन यहाँ योगी जी भी अपने एक व्यक्तित्व है, वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं और हमने देखा भी जो है पिछले 5 साल में जो है उन्होंने अपनी बात, किसी की बात सुनी नहीं। अब देखिए दूसरा है मोदी जी के जो है अरविंद शर्मा जो है उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए, कोई बड़ा विभाग दे, क्योंकि पहले तो डिप्टी सीएम की बात चल रही थी लेकिन वो नहीं हुआ। तो अब वो भी वो है, तो वो पेज फंस रहा है इसमें कि किसको कौन सा विभाग दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य को क्या पीडब्ल्यूडी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये केशव प्रसाद भी मांग कर रहे होंगे कि हम उन्हें कुछ बड़ा विभाग मिले, क्योंकि उनको जो है कि बैकिंग है, केंद्र की बैकिंग है। क्योंकि योगी जी ये बहुत प्रसन्न नहीं थे केशव प्रसाद मौर्य से, और हमने सबने देखा कि पिछले 5 साल में किस तरह से 36 का आंकड़ा था केशव प्रसाद मौर्य में और योगी जी के बीच में। तो निश्चित रूप से देखिए बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। और अब जो है कि निषाद पार्टी को कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद भी जो है, पहले आपको याद होगा कि उन्होंने एक बार कहा था कि भाई
मुझे भी जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए, जिस समय रिशफल की बात चल रही थी। तो अब जो जीत के आ गए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी है, निश्चित रूप से वो अपना अपना हिस्सा भी चाहेंगे, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने हिसाब से गोटियां फिट करने चाहता है। वो उसके नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना चाहता है। और जो परफॉर्मेंस वाइज जिन जो कुछ पुराने मंत्री रहे हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, वो भी तय करेगा कि उनको क्या विभाग, वही विभाग दिया जाए या बदला जाए। क्योंकि देखिए, दो मंत्री जो बड़े मंत्री थे, जिनका बड़े नाम के नेता हैं जो उत्तर प्रदेश बीजेपी में, एक जो है कि आपके श्रीकांत शर्मा और अच्छे खासे वोटों से जीत के आए वो, और दूसरा जो है सिद्धार्थनाथ सिंह। दोनों के मंत्रालय जो है कंट्रोवर्शियल थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। सिद्धार्थनाथ सिंह का तो मंत्रालय बदला भी गया, श्रीकांत शर्मा किसी तरह अपने संघ के कनेक्शंस को लेके बच गए, लेकिन अब इस बार उनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से एक चिंता ये भी है केंद्रीय नेतृत्व की, इस तरह जो बात कहते हैं कि करप्शन का नो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो जहां भी आरोप लगे हैं तो इस तरह के लोगों को वहां न बैठाया जाए। तो इसलिए दिक्कत है। भाजपा इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपने कुनबा तो तैयार कर लिया, आप जीत तो ले आए, लेकिन जो है कि विभाग देने में भी जो है दिक्कतें होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहां आदित्यनाथ योगी बैठे हुए हैं जो किसी की नहीं सुनते, जो अपने स्टाइल में काम करते हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन पीयूष जी, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत होगी, मुझे लग रहा है कि श्रीकांत शर्मा का हालांकि आपने जिक्र किया, तो उनको भी बता दें कि उनका, क्योंकि आप संघ से उनका काफ़ी नज़दीकी है और ये माना जा रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कौन संभालेगा, तो वहाँ पर भी उनका हालांकि नाम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब हालांकि कौन आता है तो देखने वाली बात होगी। आपने एक बात कही कि योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल से काम करते हैं, और आपने एक जिक्र और भी किया कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में पिछले 5 साल सब कुछ ठीक नहीं रहा है। बावजूद आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य भी अपने स्टाइल से काम करते नजर आए, तमाम सारी चीज़ें हुई। उन्हीं के विभाग में जांच भी, एक बार आपको याद होगा कि जांच के आदेश भी दिए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से। जांच कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला अब तक में कि कहाँ किसकी जांच हुई है और जांच में निकल कर क्या आया है, वो बात अपनी अलग जगह है। और दूसरी बात आपने एक और कही कि डिप्टी सीएम भले ही ब्रजेश पाठक जी को बना दिया गया हो, लेकिन जो काम करने का जो स्टाइल होगा वो स्वतंत्र देव सिंह तय करेंगे। AK शर्मा साहब का भी आपने जिक्र किया। तो ये सब देखिए आपस में कड़ी जुड़ रही है, इसलिए मैं भी इन सब का नाम ले रहा हूँ। अगर ऐसा होगा तो AK शर्मा, मुझे लगता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन एक आप केंद्र तक ये जाती रहेगी, यहाँ पर रहेंगे। ब्रजेश पाठक को आप जानते होंगे बखूबी कि वो जनता के बीच में जुड़े रहते हैं और बहुत ईजिली स्मूथली मिल जाते हैं। कोई भी उनसे मुलाकात करना चाहे तो बहुत स्मूथली वो ब्रजेश पाठक जी को पा सकता है और उसके सामने अपनी बात को रख सकता है। और शायद यही वजह भी है कि ब्रजेश पाठक की जो लोकप्रियता है वो, ये जो कैबिनेट, पिछले कैबिनेट का जिक्र करें या इस कैबिनेट का जिक्र करें, तो इनमें जो है वो अपनी, उनकी लोकप्रियता अलग बना रखे हैं वो। अगर ये गलत कह रहे हो तो बताइए। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा कि जो डिप्टी सीएम है वो ब्रजेश पाठक जी हो और उसको चलाएं स्वतंत्र देव सिंह। ऐसा होने नहीं पाएगा मुझे लगता है। देखिए, संभावना तो नहीं लगती है, लेकिन जो एक वीडियो के आधार पर मैं कह रहा हूं आपको कि निश्चित रूप से ब्रजेश पाठक जो है कि वो काफी लोकप्रिय है। यहाँ तक भी है कि ये कहा जाता है कि पेंडेमिक के टाइम में भी उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे, जबकि बहुत से मंत्री थे कि जो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी बात ये कि वो गाड़ियों से खुद वो पैकेट पैक करवा रहे थे, खुद वो, उनकी वाइफ, मतलब उनकी पूरी फैमिली पैकेट पैक कर रहे थे और उसके बाद उसको लोगों के बीच में पहुंचाने तक का सारा काम लगातार अनवरत जारी था। ये, जबकि ये तस्वीर जो है अन्य मंत्रियों के यहाँ देखने को नहीं मिली है। तो ये जो है उसी का इनाम उन्हें मिला है, उसी का इनाम मिला है। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया इसीलिए, और केंद्र की बैकिंग है। क्योंकि देखिए ब्राह्मण, इसलिए देखिए सबसे ज्यादा ब्राह्मण चेहरे आपको दिखेंगे इस कैबिनेट में जो है वो जो है आपको, तो 8 चेहरे हैं इसमें। तो ये एक ब्राह्मण लॉबी जो नाराज है बताई जा रही थी योगी जी से, और जो ठाकुरवाद के चलते हुए, तो निश्चित रूप से 2024 को चुनाव को देखते हुए तो इसीलिए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। उनकी लोकप्रियता तो है ही है, उनका मैनेज करना, जिस तरह से वो मैनेज करते हैं पूरे, उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक को मैनेज किया पूरी तरीके से वो,
तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए उनको इनाम दिया गया। लेकिन योगी जी का स्टाइल आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि वो कोई भी कितना हो, और ये हमको एक झलक दिखाई दी है। हो सकता है ये आगे चल के और एक विस्फोटक स्थिति बन जाए, और हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बने और योगी जी पे दबाव डाला जाए, और वो जो है कि कहीं न कहीं ब्रजेश पाठक को भी वही महत्व देना शुरू कर दे जो देना चाहिए। अब देखिए बड़ी बात है, पहले दिन ही अगर दो कुर्सियां होती है डिप्टी सीएम की, वो होती है मुख्यमंत्री के अगल बगल की, तो केशव प्रसाद मौर्य तो जैसे वो एक खेल नहीं होता है कि जिसमें जो होता है कि वो कुर्सियों के आसपास दौड़ते हैं और जब होते तो खट से बैठ जाते हैं। तो उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य तुरंत बैठ गए उस पे जो है, और वहीं जो है वो बेचारे जो है ब्रजेश पाठक जो है वो इंतजार करते रहे, खड़े रहे और जो है कि वो वहां पे जो है कि वो जो उनके करीबी हैं वो आके बैठ गए और उनसे वो योगी जी कंसल्ट करने लगे। तो ये चीजें इंडिकेट कर रही है, हो सकता है कि ऐसा ना हो आगे चल के, लेकिन जिस तरह का डिले हो रहा है, इस तरह की चीजें हम देखने को मिल रही हैं, तो आशंकाएं तो पैदा होती ही हैं जाहिर तौर पर। वो इसीलिए इस चर्चा को हम लेकर के आए हैं। देशबंधु जी देखिए, अभी आपने पीयूष जी को सुना कि बंटवारे को लेकर के इतनी जो देरी हो रही है, और जो उन्होंने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए, जो तस्वीरें सामने आई थी वो देखने को भी मिली थी, तो ऐसे में क्या वजह ये है कि अब दरअसल लोगों की चाहत जो है, मन मुताबिक जो है वो विभाग मिलने चाहिए, और ये कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं, केंद्र के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। केंद्र भी ये चाहेगी कि पूरा समीकरण बिठा करके काम किया जाए, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। तो वजह यही है क्या कि ये जो देरी हो रही है, क्योंकि बाकी एक्शन तो ताबड़तोड़ लिए जा रहे थे। योगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया जी। सभी को सुप्रभात, नमस्कार। देखिए, जैसा कि आपने चर्चा की, कयास लगाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है और विभागों के आवंटन की बात हुई। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषण की मैं बहुत बात कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक है, संगठन से सरकार में जाना और सरकार से संगठन में जाना, यह पार्टी हमारे यहाँ चलती रहती है, सभी को अवसर दिया जाता है। और जैसे इन्होंने कहा, अभी एक छोटा सा मुद्दा होता है, उससे तो मैं असहमत हूँ, पहले उसका क्लैरिफिकेशन कर दूं कि कुर्सी आई और कुर्सी पे बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश अध्यक्ष बैठ सकता है, और कोई बैठने से तिल का पहाड़ बनाना का कोई बात नहीं। अब रही बात, आपने जो कहा अरविंद शर्मा की बात, चर्चा छेड़ी या ब्रजेश पाठक की, तो निस्संदेह ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें प्रोन्नत किया है। विधि और कानून मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किया, कोरोना काल में आपने जो तस्वीरें देखी, उसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत किया। अभी आपने कहा मलाईदार विभाग या श्रीकांत शर्मा, अब श्रीकांत शर्मा का आपने चर्चा में कहा कि उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए चल रहा, तो ये कह देना कि उनके कार्य परफॉर्मेंस के बेस पे उनको हटाया गया, तो परफॉर्मेंस के बेस पे अगर ये चीज होती तो उनका नाम न चल रहा होता। देखिए, संगठन से सरकार में जाना और सरकार से जाना, ये भारतीय जनता पार्टी में चलता रहता है। और रही बात, इन्होंने जो कहा केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी में मनमुटाव है, तो उस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक कुशल टीम प्रबंधन है और सबको अवसर दिया जाता है, जो सबका साथ सबके विकास के साथ। और रही बात सहयोगी दल की बात, तो उसमें भी एक से एक योग्य नेता है और उनकी विषय विशेषज्ञता है, तो यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है किसके साथ। अब रही बात, इन्होंने एक माननीय अरविंद शर्मा का, तो उनका आपने अनुभव देखा कि प्रशासनिक सेवा के वो एक बहुत बड़े अधिकारी रहे। 12 वर्ष तक मोदी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, उसके बाद पीएमओ कार्यालय में भी लगभग 8 वर्ष उनकी सेवाएं रही, तो 20 वर्ष का उनका लगभग राजनीतिक अनुभव रहा। तो उनको एक विभाग का आवंटन चाहिए और उनकी योग्यता के अनुसार मुख्यमंत्री कोई ना कोई अच्छा विभाग देंगे। और रही बात है सभी विभागों के आवंटन की, तो भारतीय जनता पार्टी में एक से एक योग्य नेता हैं जो अपने विषय विशेषज्ञ हों, चाहे असीम अरुण
एडीजी के रूप में उन्होंने देखा, बहुत अच्छी सेवाएं दी, और भी बहुत सारे योग्य नेता हैं। तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और शीघ्र विभाग बढ़ जाएंगे। इसको तिल का पहाड़ बनाने की कोई बहुत बड़ी तिल का पहाड़ नहीं बनाया जा रहा देशबंधु जी, कोई तिल का पहाड़ नहीं। देखिए इतने विलंब होना, योगेश जी जैसा कि कहा गया मलाईदार। देखिए पिछले 5 वर्ष की सरकार में हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी आरोप नहीं। यह बात आपके चैनल पे मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। और रही बात कोई भी क्या क्या हो गया, देखिए कोई भी विभाग, सभी विभाग महत्वपूर्ण होते हैं और कोई विभाग किसी भी मंत्री को दिया जाए वह पूरी जिम्मेदारी के साथ, और हमारा जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसकी एक एक घोषणा और जो जनता के साथ वादे किए हैं, पहले भी हमारी सरकार का ये संकल्प रहा, जो कहा वो किया और अब भी जो कहा वो करेंगे। आपने देखा कैबिनेट बैठक की पहली बैठक में उन्होंने जो 80 करोड़ भोजन की व्यवस्था की गई थी, अच्छे फैसले लिए गए। बंधु जी, हमने उसी चीज का जिक्र किया कि ताबड़तोड़ फैसले लिए गए, अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, सार्थक फैसले लिए जा रहे हैं, तो आखिर इसमें देरी क्यों? और आपने जहां भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो देखिए आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरें याद होंगी पिछले 5 साल में कि बताइए जो व्यक्ति को कुछ ना हो और विधानसभा के अंदर उसका केबिन लगा हो और वो विभागाध्यक्ष का उसका बोर्ड लगा हो, सचिव का बोर्ड लगा हो, मतलब कोई पद नहीं, और उसके वो वहां पर जाकर के बैठता हो, और मंत्रियों के जिस तरीके से कारनामे निकल करके आए आपको तो पता ही होगा। शिक्षा विभाग में हालांकि बाद में उनका विभाग उनको हटा भी दिया गया मंत्री पद से, तमाम सारे आरोप लगे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें तो आपने देखी, ये सब कुछ हुआ। दूसरी बात आपने कही कि जो नेतृत्व तय करेगा वो होता है, ये सच है। अन्य विपक्षी दलों को मैं यही कहता हूं कि आपसे सीखना चाहिए कि मांग किसी की कोई भी हो आपके पार्टी में कि हमको ये चाहिए, हमको ये पद चाहिए, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है वही होता है। और ये आज नहीं हो रहा, ये लंबे समय से होता चला आ रहा है। आडवाणी जी कहा करते थे कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जब वो ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का राजमाता को अध्यक्ष बना दिया जाए, तो वो गए उनके पास, राजमाता सिंधिया जी के पास। तो सिंधिया जी के उनकी इनके गुरु थे दतिया में, माँ पीताम्बरा पीठ पर, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो गुरुजी ने मना कर दिया। तो गुरुजी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने भी भाई आडवाणी साहब को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को मना कर दिया। और अगर गुरुजी ना मना करते तो जो वो तय करते वही तो होता, फिर उसमें ये थोड़े ना होता कि हाँ ठीक है भाई बैठक होगी, बैठक में सर्वसम्मति से पास कर दिया जाएगा। वो तो प्रस्तावक बता दी जाएंगे कि भाई ये लिस्ट दे दी जाएगी कि ये 4 नाम है, ये प्रस्तावक रहेंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा हो गया। तो ये तो मैं कहता हूं, अभी भी क्या विधायक दल की बैठक हुई, भाई प्रस्तावक के नाम पर यही तो हुआ कि प्रस्तावक कौन होगा, बता दिया गया खन्ना साहब होंगे। अब विधायक दल की बैठक में ये थोड़े ना पूछा गया कि हाँ भाई विधायकों ने अपनी अपनी राय रखी हो, किसी ने राय रखी क्या? नहीं रखी। ये सब औपचारिकताएं भर रह गई हैं महज। ये शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी होगी, किसको कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। और यही चीज मैं कहता हूं कि विपक्षी दलों को सीखना चाहिए, क्योंकि विपक्षी दलों के अंदर जो होता है वो चाहे कांग्रेस के अंदर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अंदर हो या अन्य राजनीतिक दलों के अंदर हो, वहां पर तुरंत उनकी मांगों को लेकर के अगर पूर्ति नहीं की जाती है तो स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती है, लोग इधर उधर होने लगते हैं और पार्टी संभाल नहीं पाती है। वजह यही है कि टूटती चली जा रही है, पार्टियों का जनाधार जो है वो खोता चला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यही वजह है। अच्छी बात आपने कही। निशान जी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब 2017 में विधान परिषद के सदस्य रहे अखिलेश यादव और उसके बाद 19 में वो लोकसभा के सदस्य बन गए, तो उसके बाद ये माना जाने लगा कि अब केंद्र की राजनीति पर कदम रख दिए हैं अखिलेश यादव। हमने कहा कि पिछले कुछ वर्षों का अगर इतिहास देखें तो ये रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं वो केंद्र की सियासत में एंट्री किए हैं। किसी का भी नाम उठाकर देख लीजिए, तो यही माना जाने लगा था। अब पिछले दिनों जैसे इस्तीफा उन्होंने दिया, क्योंकि स्थिति तो 2022 में आपने देखी कि क्या स्थिति रही है, तो अखिलेश यादव ये भांप चुके हैं क्या कि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत पर ही हम बने रहेंगे तभी आने वाले समय में भी हम बरकरार रहेंगे, नई हालात कांग्रेस और बीएसपी की जैसी ही हमारी भी संभव है।
आगे बढ़ाते हुए और आपकी बात को, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा में नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक सांसद भी काफी है। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय नियम और लोक नीति के अनुसार ये रूल है कि अगर एक भी व्यक्ति सांसद है, हिस्सा है सदन का, तो वो सदन की हिस्सेदारी अहम रखती है। लेकिन समाजवादी पार्टी सदन में है, सदन में अभी भी सांसद बाकी हैं, तो मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगी। बाद में बात करना चाहूंगा देश की बढ़ती हुई महंगाई की, बढ़ती हुई अत्याचार की, बढ़ते हुए उत्पीड़न की। आप देख लीजिए, बाबर से लगाकर कोई भी आरोप हो, ये बात नहीं करना चाहेंगे, मनगढ़ंत की बातें करेंगे। रही बात आपके इनके बंटवारे की, विधायकों के बंटवारे की, तालमेल नहीं बन पा रहा, समन्वय नहीं बन पा रहा, यही कारण है जो इतने दिन तक अभी बंटवारा विभागों को नहीं दिया गया है। आप देख लीजिए, कोई भी विभाग हो, किसी भी स्तर का विभाग हो, जो भी बंटवारा होगा, दिनेश शर्मा से लगाकर किसी को भी निराशा बहुत सारे लोगों को हाथ लगी है। निराशा के कारण ही तालमेल नहीं बन पा रहा है। यही कारण है कि विभागों का बंटवारा होने में इतनी ज्यादा देर हो रही है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश महंगाई का किस चरम पर है, पेट्रोल के दाम। निशांत जी, उनका छोड़िए, उनसे मैंने ये सवाल ले लिया है, देशबंधु से सवाल ले लिया है कि विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, कि उनके अंदर जो स्थिति है वो क्या वास्तव में असमंजसता वाली पैदा हो रही है क्या? आप बताइए, क्या वास्तव में, अरे सुन लीजिए, आप बताइए क्या आप, अरे आप सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए, आप बताइए क्या आपका गठबंधन बरकरार रहेगा क्या? क्योंकि आप भाग दौड़ तो खींचतान तो आपके यहाँ मची हुई है सबसे ज्यादा। अब देखिए, शिवपाल यादव बेचारे कितना अपना दर्द बयां किए, वो इंतजार करते रहे, हाथ में फोन लेकर के बैठे रहे, जहां बैठक होती रही वहां से 1 किलोमीटर भी मुझे लगता है नहीं रहा होगा जहां पर वो बैठे रहे हैं, और वो इंतजार इस बात का करते रहे कि अब फोन आएगा कि तब फोन आएगा, उनको बुलाया जाएगा विधायक दल की बैठक में, उनको बुलाया तक नहीं गया। तो अब जो खींचतान मची है वो तो आपके यहाँ मची है। आपके पास, सभी चैनल के पास एक क्लिप है, वीडियो क्लिप, जिसमें जब इन लोगों का गठबंधन की बात हुई थी तो माननीय शिवपाल यादव ने कहा था कि मैं विलय करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माननीय अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का प्रस्ताव था और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि मैं विलय नहीं, परस्पर पार्टी का गठबंधन करूंगा। और आप देख लीजिए, गठबंधन की जो मीटिंग है वो 28 तारीख यानी कि आज बुलाई गई है, और उसमें उनको नोटिया भी भेजा गया है। ये इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां हैं। माननीय शिवपाल यादव को स्वयं को जानकारी है कि ये मेरा गठबंधन इस पार्टी से हुआ था। निशांत जी, आपने शिवपाल यादव को बयान नहीं सुना क्या? शिवपाल यादव का बयान नहीं सुना क्या? बिल्कुल आप बयान यादव, उनका बयान मैंने सुना है, सभी चैनल के माध्यम से बयान सुना गया है, सभी लोगों ने बयान सुना है। आप पूरी बात रखने दीजिए। उसमें इन लोगों को जो गठबंधन पोर्टफोलियो इन लोगों का तैयार किया गया था, गठबंधन की प्रोफाइल तैयार की गई थी, उसमें इनका विलय नहीं हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पर्सनल, मात्र आप देख लीजिए, इन्हीं के विधायक बुलाए गए थे। गठबंधन की मीटिंग आज है, उसमें शिवपाल यादव को न्योता भेजा गया है, लिखित प्रतिलिपि सामने आई है, न्योते के साथ इनको बुलाया गया है। जाएंगे नहीं जाएंगे या क्या इनका निजी राय रहेगी, ये तो ये इनकी नाराजगी जाहिर होगी या जो भी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन गठबंधन की मीटिंग में इनको न्योता भेजा गया है, फोन भेजा गया है, बुलाया गया। अच्छा, ये बताइए, शिवपाल यादव किस पार्टी के विधायक हैं? शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरा सवाल ले लीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई और उस बैठक में नेता को चुनना था और समाजवादी पार्टी के विधायक को ही नहीं बुलाया गया। आप कह रहे हैं कि गठबंधन की बैठक है, गठबंधन की बैठक है वो ठीक है, कम से कम समाजवादी पार्टी के विधायकों को आप जब बुलाए तो अपने विधायक को ही एक विधायक को अलग कर दिए। उनका भी एक अपना दल है, उस सभी दलों की आज बैठक बुलाई गई है, बैठक में उनको न्योता जरूर भेजा गया है। चलिए ठीक है, बैठक है, बैठक में बुलाया गया है, वो जाहिर तौर पर जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, और यही बात कहेंगे कि नेताजी ने कहा है फिर हम आएंगे, क्योंकि वो हर बात पे नेताजी को बोलते हैं कि नेताजी ने कहा है, अभी इटावा जाइए, वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम करिए और अपनी जो पैठ है उसको मजबूत बनाइए और आगे की तैयारी करिए, यही कहेंगे फिर कि नेताजी। आप डॉक्यूमेंट्री के तौर पर एक प्रस्ताव लीजिए, एक बात को देखिए, आप पुरानी क्लिप उठा के देख लीजिए, सभी चैनलों में स्वयं ये चलाया था, सभी चैनलों को जानकारी थी, लिखित भी चिट्ठी भेजी गई थी कि मैं माननीय शिवपाल यादव जी से जो है ये गठबंधन में हमारे रहेंगे, और इस बात को शिवपाल यादव जी ने भी स्वीकार किया था कि मेरा एक अपना दल है, जो दल मेरा इनको समर्थन करता है और समर्थन। निशांत जी, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ।
मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को बुलाया गया, और यदि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं शिवपाल यादव तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सिंपल सा सवाल है। गठबंधन और पार्टी का हमने कोई जिक्र नहीं किया, उसको साइडलाइन कर दीजिए। अरे उनका एक अपना दल है और सभी दलों की आज बैठक बुलाई गई है, उसमें आज उनको नोटिस भेजा गया। पीयूष जी भाई, ये तो एक ही राग पकड़ लिए हैं, उसी को लेकर के चल रहे हैं कि गठबंधन है, गठबंधन दल की बैठक है। अरे कल को अगर विप जारी होगा विधानसभा के अंदर तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विप जारी, शायद निशांत ठाकुर जी को नहीं पता है, विप जारी होगा तो समाजवादी पार्टी का विप माना जाएगा सदन के अंदर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विप माना जाएगा क्या? अपना दल का जो विधायक है उनका विप अपना दल का होगा। वो अपना दल के विधायक वहां बैठे, वहां डांस करें, पार्टी उनको इजाजत देती है कि सदन में आप सहभागिता निभाइए कि न करिए, या वो बाहर जाकर के चाय कॉफी पीते हैं, ये आरएलडी तय करेगी, आरएलडी के विधायक तय करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव क्या करेंगे वो समाजवादी पार्टी तय करेगी। समाजवादी पार्टी का व्हिप जारी का लागू होगा शिवपाल यादव पर, वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नहीं जारी होगा या उनका लागू नहीं होगा। निशांत जी शायद आपको ये बात नहीं पता है, पीयूष जी गलत करेंगे हम? नहीं योगेश जी आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पे टेक्निकली आप देखिए असल में क्या है कि मुझे लगता है कि एक अखिलेश यादव के द्वारा जो है एक बड़प्पन नहीं दिखाया गया, और एक राजनीतिक मुझे लगता है स्तर पे भी जो है एक कहीं जो एक दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी उसका भी अभाव दिखाई देता है। क्योंकि टेक्निकली देखिए भले ही वो अपने पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी का विलय नहीं हुआ है, ये बात सही है, लेकिन उनको जो सिंबल मिला था वो समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला, और वो उसमें ही उससे ही लड़के जीते हैं वो, और सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, ये बात भी है बिल्कुल। और तो वो टेक्निकली जो है समाजवादी पार्टी के ही विधायक माने जाएंगे। अपनी पार्टी के अध्यक्ष वो हैं ठीक है, लेकिन विधायक वो समाजवादी पार्टी के ही माने जाएंगे, और इस नाते जो है अखिलेश यादव जी को उनको बुलाना चाहिए था उस विधायक दल की मीटिंग में। ये ज्यादती हुई है, और जाति का मैं कहूंगा एक तरह से ये आत्मघाती कदम उठाया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि देखिए जिसका नुकसान इन्हें 2017 में हुआ था, जो यादव परिवार जो बट गया था उसका खामियाजा भुगता इन्होंने। उसके बावजूद अभी जो है शिवपाल यादव ने एक कदम आगे बढ़ाया था, जिस हालांकि देर से बढ़ाया, और अखिलेश ने भी प्रयास बहुत देर से किया, लेकिन इन्होंने चलो किया, उसका फायदा इन्हें इस बार के चुनाव में मिला है। लेकिन इसको आगे और बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब जो है आपको सबको आगे लेके चलना होगा, तो ये बड़ा दिल दिखाते हुए इनको शिवपाल यादव को बुलाना चाहिए। और टेक्निकली भी जैसे आपने सही कहा योगेश जी कि अगर व्हिप जारी होगा तो वो समाजवादी पार्टी का होगा, और वो चूंकि समाजवादी पार्टी के विधायक है तो उनको मानना होगा इसको। तो इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अभी भी जो है तार मिले नहीं है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में, और ये सिर्फ एक जो है कि चुनाव की संभावना को देखते हुए, और चुनाव में चूंकि यादव वोटों का बंटवारा ना हो जाए उसको बचाने के लिए ये प्रयास किया गया था। और ठीक है ये किया गया, अच्छी बात है, क्योंकि अगर भाजपा को टक्कर देनी थी तो ये जरूरी भी था, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, न कि फिर आप कदम पीछे खींच लें और ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जहां पे फिर से मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। अभी खबर ये है कि शिवपाल यादव शायद कल दिल्ली के लिए चले गए, वो बहुत मायूस है, वो लखनऊ में भी रुके रहे कि उनको बुलाया जाएगा विधायक दल की बैठक में, जब नहीं बुलाया गया तो वो उस दिन इटावा चले गए और कुछ अपने जो है सपोर्टर से मिले, और उसके बाद वो उनके दिल्ली जाने की खबर है आज, जबकि जो है अभी जो है निशांत जी भी कह रहे हैं कि उनको इन्विटेशन दिया गया है, लेकिन वो शायद दिल्ली में है जैसे कि खबरें आ रही हैं। तो क्या वो आज शामिल होंगे नहीं होंगे, अभी इसमें भी शंका है। तो मुझे लगता है कि त्वरित गति से जो है अखिलेश यादव को उनसे बात करनी चाहिए, और कहीं न कहीं जो कहना चाहिए कि गलती हुई है, और आप जो है आप हमारे विधायक हैं, आप शामिल होइए, हमें पार्टी को आगे बढ़ा के ले जाना है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये तय कर लिया है कि वो विधायक दल के नेता होंगे और उत्तर प्रदेश में रह के ही समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे 2024 को देखते हुए। तो निश्चित रूप से उनको एक एक व्यक्ति को साथ जोड़ना पड़ेगा। पीयूष जी आपको यहाँ पर रोकेंगे, और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आपको सुनवाते हैं। विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहाँ पर
मान्य सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे कि सदन की मर्यादा परंपरा पालन करते हुए कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में सभी माननीय सदस्यगण रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों का मैं एक बार फिर से आज उन्हें बधाई देता हूं और शपथ ग्रहण के लिए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। आज दरअसल विधायक शपथ लेंगे और उसी के बारे में जानकारी दे रहे थे और चर्चा में एक बार फिर से वापस आएंगे। रुख करेंगे सीधे पीयूष जी का। पीयूष जी, देखिए, आप ये कह रहे थे कि शिवपाल जी यादव जो है बेहद अपने आप को मतलब अब जो उनके अंदर दुख प्रकट हो रहा है, दुख वो लाजमी भी है। देखिए, ये हम केवल नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन वो विधायक दल की बैठक थी समाजवादी पार्टी में, उस दिन, क्योंकि अब तो इतना सब लोग अपग्रेड हो गए हैं कि सारे राजनीतिक दल जो है वो लाइव कर देते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें आप देखिए जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, उसमें ये आ रही थी कि नरेश उत्तम पटेल को हटाया जाए और शिवपाल यादव को लाया जाए। ये केवल प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग कमेंट नहीं कर रहे थे, मैंने देखा उसमें ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे कमेंट, जो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव के समर्थक हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वो ऐसे नहीं बनी है और शिवपाल यादव का अहम रोल है। कितना कुछ खर्च किया, क्या क्या खर्च किया समाजवादी पार्टी के लिए, वो तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जानता है। और अखिलेश यादव ने उनके साथ ऐसा किया, तो ये दुख होना तो लाजमी भी है ना, उनका दुखी होना तो जाहिर सी बात है। हर बार तो झुकने की कोशिश की शिवपाल यादव, जबकि हर चीज में बड़े हैं। राजनीतिक अनुभव में देख लें, अखिलेश यादव उनके आगे कहीं ठहरते नहीं है। उम्र में उनके चाचा ही हैं, वो पद में उम्र में बड़े ही हैं। पीयूष जी, देखिए, हाँ, निश्चित रूप से देखिए, वो आहत तो है ही हैं। ये बात उनके लगातार स्टेटमेंट से पता लगती है, या उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, तो ये साफ दिखाई देती है और होना लाजमी भी है। देखिए, उन्होंने जो है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो है समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया, और वो ये मान के चल रहे थे चलो एक अच्छा हो गया कि हम वापसी फिर हो रही है और समाजवादी पार्टी एक मजबूती से आगे बढ़ेगी, भले ही वो अखिलेश के नेतृत्व में आगे बढ़े। और वो ये बात पब्लिक फोरम में भी कई बार कह चुके थे कि अखिलेश की नेतृत्व में हम लोग जीत दर्ज करेंगे और हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसे में जो है कि आप फिर से जो है वो खाई जो है कि बनाने की कोशिश करें, तो ये गलत है। देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है कि शिवपाल यादव का अपना एक महत्व है और उनकी एक पकड़ है ग्रास रूट लेवल तक। अखिलेश यादव तो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन मैं कहूंगा उन्हें। हमने देखा पेंडेमिक के टाइम में भी वो नहीं निकले बाहर, चुनाव के पहले भी वो 6, 7, 8 महीने पहले ही वो एक्टिव हुए, जिसका इतना फायदा उनको मिल गया क्योंकि जन आक्रोश था बीजेपी के प्रति। कई मुद्दों को लेकर जनता में काफी गुस्सा था, जिसका फायदा उनको मिला। लेकिन वो लेट उतरे मैदान पे, संगठन नहीं मजबूत किया। लेकिन शिवपाल यादव के पास संगठन है, वो ग्रास रूट लेवल तक उनकी पकड़ है, तो उसका फायदा अखिलेश यादव को उठाना चाहिए। और वो अपने ही हैं, वो न केवल रिश्तेदारी में बल्कि पार्टी को लेके भी देखिए तो उन्होंने पार्टी को सींचा है। मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने पार्टी को सींचा है, पल्लवित किया है, पुष्पित किया है।
तो ऐसे व्यक्ति को आप इस तरह से अपमानित करें तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत तो छोड़ दीजिए, राजनीतिक रूप से भी जो है ये अनैतिक है। अनैतिक और नुकसान इसका देखिए मुझे लगता है खामियाजा उठाना पड़ेगा, और एक बार उठा चुके हैं समाजवादी पार्टी। नहीं, इनको सोचना चाहिए। 2024 का चुनाव है, 2024 की चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार आक्रमण करती रहती है, तो इनको ये सोचना चाहिए कि इनको अब आगे बढ़ना है तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, सबको साथ लेके चलना है। बल्कि मैं तो कहूंगा जो पुराने समाजवादी पार्टी के लोग जो चले गए दूसरी पार्टियों में, कोशिश करना चाहिए उनको फिर से वापस लाने। हालांकि ये अंदरूनी मामला है, समाजवादी पार्टी का क्या करना है वो उसको तय करना है। हम लोग तो केवल इस पर बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया पर एक पोस्टर और वायरल होने लगा कि अगर पर्चे छीने जा रहे हैं, अगर इनको बचाना है तो शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी की कमान सौंपनी होगी। अब तो ये भी पोस्टर सोशल मीडिया पर आप देखिए, तमाम सारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ये पोस्टर शेयर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ऐसी चीजें। तो उनका कहीं ना कहीं लगाव तो है ही है समाजवादी पार्टी के प्रति, भले ही लगाव है, और वो इस बात को जानते हैं कि कितना योगदान रहा है इस स्तर पर लाने में शिवपाल यादव का। देशबंधु जी, आपके लिए तो काफी आसानी नजर आ रही होगी, और भी आने वाले समय में भाई वो आपस में ही लड़ रहे हैं। जब आपस में ही बिखराव होगा तो आप तो कहेंगे ना कि चलिए सब भरा भरा है, मुझे तो वैसे भी हमारा संगठन मजबूत है, और वो लोग पहले आपस में लड़ रहे हैं, तब जनता की बात को उठाएंगे, जनता की आवाज़ को उठाएंगे, तब हमारे सामने कहीं खड़े होंगे। तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत भरी सांस आपके लिए होगी। नहीं योगेश जी, देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी हमारे समाजवादी मित्र कहे, देखिए माननीय शिवपाल जी जो है सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, और वो समाजवादी पार्टी के ही जो है प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी में। और देखिए इससे पहले भी उनके साथ धोखा तो हुआ ही है, उनका मन तो बहुत आता है। उन्होंने 100 नामों की सूची दी थी और केवल उन्हीं को टिकट लिया। इसके बाद भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जाने दीजिए उनको बता दिया, उनके बारे में डिस्कस हो गया, पीयूष जी ने भी बता दिया, हमने भी बता दिया। अब आप बताइए, आपको कितनी आसानी लग रही है कि आपस में खींचतान चल रही है, आपस में ये जो झगड़ा चल रहा है, कुछ राहत भरी सांस आपको नजर आ रही कि नहीं? नहीं योगेश जी, देखिए इनकी पार्टी में क्या हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं आपके चैनल पर कि देखिए मनभेद तो था ही इनके परिवार में, चाहे अपर्णा बिष्ट भी देखिए, परिवार में इनके इतनी कला है। आप फिर वहीं चले गए। मैं आपकी पार्टी का सवाल पूछ रहा हूं, दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपकी पार्टी का सवाल पूछ रहा हूं भाई, मैं उनसे पूछ लूंगा उनकी पार्टी का सवाल, मैं आपकी बात को भी उनके सामने रख लूंगा। अब दूसरा सवाल ले लीजिए। रुक फर्जी मुकदमों पर बात करें। निशान जी आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं निशान जी, आ रहे हैं। आप रुकिए, आपके पास आ रहे हैं। देशबंधु जी देखिए, चुनौती आपके सामने इस बार काफी होंगी। वजह यह है कि तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष लगातार सक्रिय रहा इस चुनाव में, वो चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे कोरोना काल में जो स्थिति, जो हालात पैदा हुए थे, यानी स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, ये तमाम सारी चीज़ें जो लेकर के विपक्ष सामने मौजूद था, आपके सामने खड़ा था। समाजवादी पार्टी को इस बार थोड़ी सी मजबूती मिली है, उसका जो विधायकों की संख्या है वो भी एक अच्छे विपक्ष के रूप में तैयार हो गया है। तो आने वाले समय में चुनौती आपके लिए है, क्योंकि अब तो अखिलेश यादव और सक्रियता नजर बना रखे हैं, तो ऐसे में मुश्किलें होंगी कि उन मुद्दों पर फोकस करें और उन मुद्दों को सॉर्ट आउट करें जिन मुद्दों को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था चुनाव के दरमियान। नहीं योगेश जी, जैसा कि आपने कहा मुद्दे की बात, तो हमने 5 वर्ष में जो कार्य किए थे उन्हीं कार्यों को लेकर हम अपनी जनता के बीच में, और 10 मार्च को जो चुनाव परिणाम आए, तो ये मान कर चलिए कि 24 करोड़ की जनता ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के किए गए कार्यों को और जो लोग कल्याण हित में चली है योजनाओं पर, उनको आशीर्वाद दिया और विजय श्री हमको मिली। अब रही बात है आगे भी, हम जो आपने देखा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं, और लोक हित की जितनी भी कल्याणकारी है, देखिएगा डबल इंजन की सरकार है, बहुत तीव्र गामी चलेगा, और हमारे पास कोई चुनाव नहीं। और रही बात समाजवादी पार्टी के, तो ये हताश और निराश है, और देखिए इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अगर ये अपने हार की समीक्षा करें और जनता के हित के मुद्दे, देखिए चुनाव में जीत हार लगी रहती है, इस बात को मैं कहता हूं, और लेकिन हम भी बहुत दिन विपक्ष में रहे, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए।
आप नकारात्मक मानसिकता लेकर कभी भी जो है उन्नति या प्रोग्रेस के पथ पर नहीं चल सकते हैं। आपका स्वागत है, आप अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दे पे जाएं, सड़क पे जाएं, जनता के हित की जो योजनाएं हैं उसमें सरकार के पटल पे अपनी बात रखें, सरकार की जो उन्नतशील योजनाएं हैं उनमें सहयोग करें। निस्संदेह आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आएंगे तो अवसर सबको मिलता है। और अगर आपकी यही परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और नकारात्मक राजनीति रही और परिवार के बीच भ्रामक बातें रही तो जैसी गति ये हुई, आप पिछले 3 चुनाव में आए वही गति 2024 में होगी। तो हमारे पास चुनाव नहीं है, हमारे पास आगे अवसर है और हमारी डबल इंजन की सरकार अपने लोक कल्याण के हित में किए गए कार्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और 2024 में हम फिर से आदरणीय योगी नाथ को चलिए आ गई आपकी बात आ गई। आप लगातार अपने विकास को लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। और निशांत ठाकुर जी की हालांकि आज समीक्षा बैठक होनी थी हार को लेकर के, अब अगर वो अपडेट हो तो मुझे पता नहीं है। शायद जो खबरें आ रही हैं कि वो विधायक दल की बैठक टाल दी गई है क्योंकि आज विधायकों का जो है शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, तो शायद खैर। निशांत जी भाई, अब देखिए मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्निकल पॉइंट क्या है। अब ये जो एक बार फिर से खींचातान मचा हुआ है आपकी पार्टी के अंदर, जो बिखराव की स्थिति पैदा हुई है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी जितना अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, सड़क से लेकर के सदन तक अब वो मुद्दे उठाएंगे जनता की और जनता की आवाज़ बनेंगे। लेकिन ये परिवार में जो फूट है, ये जो फिर से एक बार चूल्हा अलग हो रहे हैं घर के, इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में आपको, नहीं? समाजवादी पार्टी गठबंधन का तौर हो या पारिवारिक तौर हो, पारिवारिक तौर की हम लोग बात न करें, खाली समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि पारिवारिक बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से पिता पुत्र और बेटे पोते जुड़े हुए हैं। लेकिन जिसका जो लक्ष्य होता है, जिसको जो जनता पसंद करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू नहीं बताना चाहती, सिर्फ अपनी अपनी बात कहना चाहती है। अगर राजनाथ सिंह या पंकज जी की या डिम्पल यादव या अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव की हम लोग बात करेंगे या लालू प्रसाद या किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे, अगर जनता किसी भी रिश्ते को स्वीकार कर रही है, रिश्ते को स्वीकार करते हुए अगर जनता जनार्दन के बीच में इसको किसी भी व्यक्ति को बुला रही है तो उसका आदर करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हजारों रिश्ते भारतीय जनता पार्टी में भी है। परिवारवाद की आप बात खत्म करिए, बाकी बात समाजवादी पार्टी सदन से जनता के दरबार तक खड़ी है और करती रहेगी। पूरी समाजवादी पार्टी एक है। बात अगर महंगाई की आप देखिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर आप फिर से स्टार्ट हो गए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जायज एनकाउंटर होने चाहिए, थाने में इंस्पेक्टरों की मौत नहीं होनी चाहिए, ऐसी आप समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है। जो जुमला इन्होंने चुनाव से पहले दिया था, रोक लगाई थी महंगाई पर, आप देख लीजिए, महंगाई मीडिया बताए ना बताए, लेकिन समाजवादी पार्टी कहेगी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं जानती है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने ये भी बताया। अरे मीडिया सब बता रही है भाई, निशांत ठाकुर जी, मीडिया कौन नहीं बता रहा? देखिए आप अखबारों में देखिए, चैनलों में देखिए, सब प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं बताया जा रहा है। शुरुआती मुझे लगता है इसी से होती है, चैनलों की जो खबर होती है सबसे पहले जब पहला बुलेटिन जाता है, पहले बुलेटिन में ही सबसे पहली खबर मुझे लगता है महंगाई को लेकर के होती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मीडिया नहीं बता रही? मीडिया दिखा रही, देखिए। लेकिन ये बताइए, जनता इन मुद्दों को स्वीकारा कहाँ? आपके मुद्दों को तो नकार दिया महंगाई, वो कह रही नहीं साहब ठीक है, राष्ट्रीय हित के लिए हम इसके लिए भी तैयार हैं, और जनता एक बार फिर से तभी तो भारतीय जनता पार्टी को सलाखों पर बैठा लिया। जनता का समाजवादी पार्टी का जनादेश बढ़ा है, वोटिंग पोल बढ़ा है, गठबंधन का विधायक 125 लगभग आए हैं गठबंधन सहित। सब लोग संघर्ष करेंगे, शुरू नीतियों पर प्रहार करते हुए आशा करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि जनता के अनुसार चले, महंगाई पर रोक लगे। अभी आप हाथरस का केस उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी से आप जवाब लीजिए, हाथरस का केस उठा लीजिए, मीडिया को नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी हाथरस में कितनी सीट आप लेकर के आए? अरे निशांत जी, हाथरस में कितनी सीट लेकर के आप आए हैं? आ रहे ये जवाब है सभी लोगों को, बस यही है कि उम्मीद यही की जाएगी। अरे फिर आप वही कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कितनी सीट लेकर के आप आए हैं हाथरस में? जी पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप। एक चीज निशांत जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कह रहे थे कि आप महंगाई पे बात कीजिए, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई पे आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? कांग्रेस तो 31 तारीख को सड़क पे आ रही है महंगाई के मुद्दे 31 तारीख से 7 क्या आपकी पार्टी ने कुछ तय किया है कि आप ये सड़क पे उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे? आप कह तो रहे हैं कि महंगाई पे बात कीजिए, लेकिन आप क्या कार्यक्रम ले रहे हैं?
लेकर के जनता के जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार किया है। विपक्ष ने मजबूती से बैठ करके महंगाई के विरुद्ध या जो भी कोई ट्रू नीति होगी उनके खिलाफ संघर्ष करेगी, और संघर्ष पिछले भी विपक्ष ने संघर्ष किया सोशल मीडिया पे। तय किया है कि नहीं आपने? कांग्रेस तो करने जा रही है 31 तारीख को, सड़क पे आ रही है। परफॉर्मा तैयार हो चुका है, आप बहुत जल्दी देखिएगा। जैसे ही सदन स्टार्ट होगा, जनता का दरबार स्टार्ट होगा, तुरंत ही इसको रोक लगाने के लिए विपक्ष जो है आवाज को उठाएगा बुलंद। सदन के अंदर ही केवल आवाज उठेगी, जहां एसी लगी होगी वहीं आवाज उठेगी। पीयूष जी आप समझिए, सड़क पे नहीं उठेगी, क्योंकि सड़क पे गर्मी वैसे भी आ गई है, धूप बहुत ज्यादा है, और सदन के अंदर एसी होता है, वातानुकूलित माहौल होता है, तो वहां पर हम चिल्ला भी सकते हैं, जोर से बात कह भी सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, सदन में तो आवाज उठनी ही चाहिए भाई। सड़क पर कौन उतरेगा? सड़क पर हम और पीयूष जी थोड़े ना उतरेंगे, सड़क पर विपक्ष उतरना चाहिए। रिमाइंडर यूज कीजिए, सड़क से सदन तक कहा है सर मैंने, सड़क से सदन तक। और हमने बात ही नहीं की। पीयूष जी ने कोई और सवाल किया निशांत जी। पीयूष जी ने ये कहा कि कांग्रेस का 31 तारीख से 7 तारीख तक फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं। अब फिर मुकदमे पे आए। ठीक है, मुकदमे नहीं भाई, मुकदमे पे नहीं। हम जो पूछते हैं आप वो सवाल ही नहीं देते। आप हाथरस पे आए, मैंने हाथरस पे सवाल पूछ लिया कि आप कितनी सीट लेकर के आए। अब जो मैं सवाल पूछता हूँ आप बताते ही नहीं है भाई। मतदान कौन करता है? जनता करती है। अगर जनता के साथ दुराचार हुआ, जनता के साथ विश्वासघात हुआ, तो जनता उसको क्यों चुन रही है? हम ये पूछ रहे हैं केवल आपसे। खैर ठीक है, आएंगे। पीयूष जी देखिए, एक चीज और यहाँ पर निकल करके आ रहा है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सक्रियता बना रही है उत्तर प्रदेश में, उससे दूसरी तरफ यह है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हो गई है। जो उसका वोट बैंक था, अब बीएसपी को भी ये बात का एहसास हो गया है कि उसका वोट बैंक टूट करके बीजेपी की तरफ गया है। और जो कांग्रेस का था, कांग्रेस के हालात किसी से छिपे नहीं है, उसका भी वोट जाहिर तौर पर है गया है तो बीजेपी की तरफ ही गया है। अब समाजवादी पार्टी क्या ये चाहती है कि जो इन लोगों का वोट बैंक बचा है उसमें सेंधमारी की जाए और उसमें सेंधमारी करके उसको अपने पाले में लाया जाए? यानी समाजवादी पार्टी अब ये दिखाना चाहती है कि अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा सकता है और जनता के बीच में इस बात को विश्वास दिलाना चाहती है तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि जनता इस बात को बखूबी जानती थी कि कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के सामने विधानसभा चुनाव में खड़ी नहीं है, इसलिए जनता ने नकार दिया। और कोई अगर दल सामने खड़ा था तो वो समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का इस बार जो है वोट बैंक बढ़ा है और जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ी है। क्या ये स्थिति आने वाली है क्या आने वाले समय में? देखिए, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ज्यादा ऊर्जा के साथ नहीं आते हैं और अपने संगठन को और आगे नहीं बढ़ाते हैं मैदान पे, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी को भी नुकसान इसलिए हुआ है कि शुरू से ही मायावती जो है वो लगातार निष्क्रिय सी बनी हुई, वो लगी नहीं रहता कहीं वो जो है चुनाव में है। तो वो मतदाता जो है बहुत समय से उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो उसको लगा कि कोई फायदा नहीं है। जो चुनाव जो मजबूती के साथ लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके तरफ जाया जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाया जाए जो कि जो है आपको मुफ्त में अनाज दे रही है। क्योंकि दलित वोट बैंक में ज्यादातर जो गरीब लोग हैं तो वो उनको वो आकर्षण दिखाई देता है। तो अगर मायावती अपनी गलतियों को देखते हुए कि क्या गलतियां हुई, फिर से संगठन को मजबूत बनाती हैं, अपने भतीजे और अपने भाई को थोड़ा के महत्व को कम करती हैं पार्टी संगठन में और पार्टी के नेताओं को, पुराने नेताओं को महत्व देती हैं, तो निश्चित रूप से वो अपने वोट बैंक बचा पाएंगी। इसी तरह अगर कांग्रेस जिस तरह से मेहनत कर रही है लेकिन उसका फायदा मिला नहीं, क्योंकि उसको काफी नुकसान हो चुका है, क्योंकि उसका जो भी वोट बैंक था धीरे धीरे वो भाजपा में चला गया, समाजवादी पार्टी में पहले चला गया सोशल इंजीनियरिंग के तहत। जो आपने देखा था जब हमने देखा था मंडल कमीशन आया तो वो बिखर गया पूरा। तो उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर वो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो निश्चित रूप से देखिए, नहीं तो फिर जो पार्टी का महत्व खत्म होता रहता है उसका वोट बैंक धीरे धीरे दूसरी जगह जाने लगता है। और यही हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को भी थोड़ा इस बार जो है कम से कम 3 से 4% दलित वोट भी मिला है और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में भी बढ़ा 6 से 7% इजाफा हुआ है। तो निश्चित रूप से आपको अगर कहीं देखिए ये नहीं दिखेगा कि कौन सत्ता में पार्टी आ सकती है, तो लोग ज्यादा उससे रहते नहीं उसके साथ जुड़े हुए।
तो इसलिए ये कर्तव्य बनता है पार्टियों का, क्योंकि देखिए पार्टी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। कुछ मुद्दों को लेके, कुछ पहचान को लेके पार्टियां बनती हैं, तो वो पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से जो आपके एक जो देखिए समाजवादी पार्टी को ओबीसी में काफी फायदा मिला है, तो समाजवादी पार्टी को भी काम करना पड़ेगा और उसी ओबीसी जो बैंक है, वोट बैंक है, उसमें और पैठ बनानी होगी। और एक सम्मान का जो जीवन जिसकी शुरुआत मायावती ने करी थी, कांशीराम जी ने करी थी, और मायावती ने कुछ समय तक करी, फिर वो भटक गई अपने रास्ते से। तो जो सम्मान दिलाने की बात है पिछड़ों को, दलितों को, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए हैं, अपर कास्ट, उनको, तो ये सब चीजों को लेकर जो पार्टी आगे इन लोगों से कि एजेंडा और ये कि एजेंडा आप चलाएंगे और झंडा ये उठाएंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते। इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी ये लोग आपके साथ आएंगे। अब ये जनता जान चुकी है, मुझे लगता है ऐसा कुछ स्थिति अब बनती नजर आ रही है। खैर, चर्चा में आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पीयूष जी, देशबंधु जी और निशांत ठाकुर जी। तो 3 दिन बीत गए हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, विधायक मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं, लेकिन अभी तक भी मंत्रियों के विभाग का बंटवारे नहीं हुआ है। ऐसे में लगातार ये मंत्री अपने विभाग की जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। और उधर अखिलेश यादव भी लगातार अपनी सक्रियता और पैठ बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।